हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के परिचय के बारे में। जो स्टूडेंट्स, ये परिचय का मतलब क्या होता है? देखो, हम कभी भी किसी भी प्रश्नावली को डायरेक्ट सॉल्व करने की कभी भी अनुमति नहीं दे सकते अपने स्टूडेंट्स को। हम ये चाहते हैं कि पहले उनको किसी भी प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को बताया जाए। अगर वो उस कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझ लेते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ अलग ही आनंद आता है। और दूसरी बात, मेरा भी कुछ फायदा होता है, मुझे कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करवाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर उन्हें लॉजिक समझ में आ गया होगा तो उस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को क्या सीखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस साइड से पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। इसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ध्यान रखिएगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसको हम लोग बोलते हैं। देखो ये है क्या, पहले तो मैं इसको पढ़ देता हूं, फिर मैं समझाता हूं आपको। यहां पर प्रमेय लिखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। पहले तो सबसे पहले बात होती है कि हम लोग ये जान ले स्टूडेंट्स की भाज्य संख्या क्या होती है। समझिएगा हमारी बात को। भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सारी बातों को खूब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसानी से आपको हम समझाने वाले हैं। दूसरी बात आती है स्टूडेंट्स अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी हम लोग जान लें, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया है, जिसको हम लोग स्टूडेंट्स बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, तो आइए पहले हम आपको बता दें कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होते क्या है। भाज्य संख्या जैसे नाम से क्लियर है स्टूडेंट्स, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने 15 लिखा तो 15 किससे कटेगा, किससे कटेगा, 1 और 5 के अलावा ये 5 और 3 से भी कट जाएगा। जैसे हमने 20 लिख दिया ना, जैसे हमने 50 लिख दिया, तो ये सब कैसी संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से भी कटती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या की बात होती है कि ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से कटे और एक से कटे, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 5 है स्टूडेंट्स, तो ये केवल और केवल खुद से कटेगा और एक से कटेगा, इसलिए कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है। जैसे 7 है ना, तो 7 किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। जैसे 3 है तो ये स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा। जैसे 17 है तो ये सब कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं की एक परिभाषा और बताई जाती है, ऐसी संख्याएं जिनका जो गुणनखंड होता है वो स्वयं और एक ही होता है। जैसे अगर 5 का गुणनखंड करो तो क्या लिखोगे, 5 गुणे 1 ही लिखोगे ना, तो इसलिए ये कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। 15 का गुणनखंड करोगे स्टूडेंट्स तो क्या लिखोगे, 5 गुणे 3 लिखोगे, तो एक और इसके अतिरिक्त इसका कोई गुणनखंड और भी है, इसलिए कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी भाज्य संख्या है तो आप उसका गुणनखंड कर सकते हो। कैसा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास 20 है, ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि 20 स्टूडेंट्स हमारे पास जो संख्या लिखी है वो कैसी है, भाज्य है। अगर हम इसका गुणनखंड करें तो 20 इक्वल टू हमारा स्टूडेंट्स 5 × 4 हो सकता है। अब 5 × 4 जो हमने लिखा ये 20 का गुणनखंड है, क्योंकि 5 भी 20 का गुणनखंड है और 4 भी 20 का गुणनखंड है, लेकिन ये गुणनखंड तो है लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य का मतलब है कि इसके जो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्या है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 5 × 2 × 2, अब ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए आप 21 का गुणनखंड करोगे, कितना करोगे, 3 × 7, तो 3 × 7 21। ये देखिए ये क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। ऐसे आपने 30 किया, ठीक है, 30 को अगर आप लोगों ने 15 × 2 कर लिया तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, सिंपल सा एक गुणनखंड है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको ऐसे कर लिया 3 × 5 × 2, तो अब यहां पर जितनी भी संख्याएं हैं वो सब अभाज्य हैं, इसलिए 30 का क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो ये प्रमेय कहती है कि अगर आपके पास कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और उसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो अद्वितीय होता है, उसका और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। कैसे समझिएगा स्टूडेंट, जैसे हम एग्जांपल लीजिएगा, जैसे 30 का गुणनखंड आपने किया तो 3 × 5 × 2, बताओ इसके अलावा इसका कोई और गुणनखंड हो सकता है, हो सकता है सर, कौन सा, 15 × 2। लेकिन स्टूडेंट्स ये बताओ ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना, अभाज्य गुणनखंड तो ये है, तो अभाज्य गुणनखंड केवल एक ही हो सकता है, वो अद्वितीय होता है। लेकिन उसने कहा है, कुछ लोग ऐसा भी दिमाग लगाएंगे, कहेंगे सर हम इसको ऐसे लिख देंगे 5 × 3 × 2, चलिए सर बदल गया। डियर स्टूडेंट, बदला नहीं, यहां पर आप लोगों ने जो अभाज्य गुणनखंड के एलिमेंट्स थे, जो यहां पर
संख्याएं थी उनकी आर्डर को, उनके क्रम को केवल आपने बदल दिया है और ऐसा उसने बता दिया कि आने वाले क्रम को बिना ध्यान दिए हुए उनका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अद्वितीय होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। इस सिंपल सा लॉजिक में अपने शब्दों में बताता हूं कि अगर कोई भी भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और वह गुणनखंड अद्वितीय होगा, बस उसके क्रम पर ध्यान ना दिया जाए तो। सिंपल सी बात है। ये गुणनखंड वाली प्रोसेस आप बहुत पहले क्लास 6, 7, 8 में कर चुके हैं, 9th में भी कहीं ना कहीं आप यूज करते रहे हैं, लेकिन अब इसको हमको अलग तरीके से समझना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर ये बोरिंग सी चीज जो आपने बताया ना, इसका यूज कहां है, इसका कुछ यूज बता दीजिए। तो यूज सबसे पहला है गुणनखंड करने के लिए। अब दूसरा यूज है स्टूडेंट्स, यहां पर जो आप लोग इसका यूज सीखेंगे वो यूज सीखेंगे इसका लासा, जिसको लघुत्तम समापवर्त कहते हो, और मासा ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग किया जाएगा। देखो कैसे, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स। सपोज कर लीजिए आपके पास 15 है और आपके पास 32 नंबर हैं, आपको क्या करना है, इनका लासा निकालना है और इनका मासा निकालना है। तो अभी तक आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मासा ज्ञात किया है। अब आप लोग अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए लासा और मासा दोनों निकालना सीखने वाले। तो आइए सिखाते हैं कैसे करते हैं आप लोग। स्टूडेंट्स ये हमारा जो 15 है ना, इसका पहले गुणनखंड करो जैसे पुराने तरीके से आप करते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कर सकते हैं। तो कितना आएगा, 3 5 15, ठीक है, 5 1 5। तो स्टूडेंट्स 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणे में 5, सही है। ऐसे 30 का भी गुणनखंड कर लीजिए। 30 सबसे छोटी संख्या जिससे कटेगा ये 2 से, तो 2 15 में 30 होता है, फिर 3 5 15, फिर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 5 1 1। ये आपका 30 = हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब आप समझो इसका मासा कैसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो मासा ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको करना क्या है कि दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसी को ले लो, वही मासा हो गया। तो देखो यहाँ पर कौन कॉमन है, तो पहला तो 3 कॉमन है, चलो 3 को लिख देते हैं। फिर देखते हैं कुछ और कॉमन है क्या स्टूडेंट्स। हाँ भाई, यहाँ पर 5 भी कॉमन दिख रहा है, चलो 5 को भी लिख दो। इनटू में आपने क्या लिख दिया, 5, सही है। बस इसी को गुणा कर लो, आपको इसका मासा ज्ञात हो जाएगा। इसका क्या हो गया, मासा। अब बात होती है सर जी ये बताइए आप लासा कैसे निकालेंगे। तो लासा ज्ञात करने का तरीका स्टूडेंट्स, आप मासा को लिखे रहो, मींस जो कॉमन संख्याएं थी उनको पहले लिख दो, उसके बाद जो बचा है उसको भी लिख लो। तो ये सब तो हो ही गया है, बचा कौन है आपके पास, 2, इसको भी लिख लो, 15 दूना 30, ये इसका लासा हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था लासा और मासा को ज्ञात करने का, ठीक है। अभी आप बात करिए किसी और एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 14 और 21, हमें इसका लासा और मासा ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो हम 14 को गुणनखंड करेंगे तो 2 × 7 आएगा, और 21 का करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 7 आएगा। अब आप इसका मासा निकालोगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा बताओ, जो दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या है आपका 7, ये इसका क्या हो गया, सिंपल सा मासा। अब लासा क्या होगा, जो कॉमन था उसको तो लिख ही लो, जो बचा है उसको भी लिख दो। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हो गया 7 × 6 आ गया 42, ये इनका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस अभाज्य गुणनखंड की सिंपल सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को सीख लिया होगा और इसका यूज भी आपने समझ लिया होगा। अब एक सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला बताने वाले हैं, उसको आप लास्ट में नोट करिएगा। वो स्टूडेंट्स लासा तथा मासा में संबंध, नोट करिए कहीं, लासा तथा मासा में संबंध। लासा और मासा में संबंध क्या होता है समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास दो संख्याएं हैं A और B, आपने उनका लासा निकाला, इसको आपने LCM से दिखा दिया, आपने उनका मासा निकाला, इसको आपने HCF से दिखा दिया, ठीक है। तो नियम कहता है कि उन दोनों संख्याओं का LCM गुणे HCF बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। इस नियम को नोट कर लीजिएगा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस रूप में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आ गए तो अब आप लोग एक्सरसाइज 1.2 को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक मैं कह सकता हूं आप ट्राई कर सकते हैं, 70% क्वेश्चंस तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कराऊंगा। तो ठीक है, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। तो शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।